बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दो रुकन रिपोर्टर्स बेंच आपके सामने हाजिर है। और नाज़रीन, शुरुआत करते हैं आपको एक ताज़ा और बड़ी खबर से सुहेल साहब। वो ये है कि 26 नवंबर, 25 नवंबर, 24 नवंबर की फ़ाइनल कॉल थी। फिर 25 को यहाँ पे जो हुआ, 26 को यहाँ पे जो हुआ, सब के सामने है जो अफसोसनाक किस्म के वाक़यात यहाँ पेश आते रहे हैं। और अटक से शुरू हुआ सिलसिला, फिर इस्लामाबाद में आके जिन्ना एवेन्यू पे इख्तिताम पजीर हुआ। इस सारे के बाद इमरान खान साहब से कोई मुलाकात नहीं होती, क्योंकि तमाम जजेस दस्तयाब नहीं थे। जो इमरान खान का केस सुन रहा था वो दस्तयाब नहीं थे। लेकिन अब थोड़े से मामलात शायद रिलैक्सेशन की तरफ जा रहे हैं। और अभी ताज़ा तरीन इतला ये आई है कि फैसल चौधरी साहब और फैसल मलिक साहब, इन दो वकला को जिन्होंने सुबह दरख्वास्त दी थी पहले ATC में, तो जेल हुकाम को कहा गया था आप इनको फैसिलिटेट करें। और जो क्योंकि इमरान खान का सेल थाना न्यू टाउन के एरिया करार दिया गया, जेल हुकाम को ये नहीं कहा गया था कि इमरान खान से फैसिलिटेट करवाएं, और ये कहा था तफ्तीशी अफसर तक कि उन तक इनकी रसाई मुमकिन बनाएं। तो वो अब ताज़ा तरीन इतला ये है कि फैसल चौधरी साहब और फैसल मलिक साहब को मुलाकात की इजाज़त मिल गई। और कब करेंगे मुलाकात? ये आज ही गलबन मुलाकात होनी है, क्योंकि थाने में तो आप कभी भी कर सकते हैं ना, जेल का टाइम होता है। तो अब उनकी मुलाकात होगी खान साहब के साथ। ये पहली मुलाकात होगी सारे इंसिडेंट के बाद। फैसल फरीद और फैसल मलिक, फैसल मलिक, इन दो वकला की मुलाकात अब से कुछ देर के बाद इमरान खान साहब से होगी। फिर फैसल चौधरी साहब से मुलाकात करेंगे या उनसे रब्ता करके कोशिश करेंगे कि वो वीडियो पे साथ आ जाएं, या फिर उनके साथ क्या कहते हैं, कम अज़ कम टेलीफोनिक गुफ्तगू में तफसीलात आपसे शेयर कर सकेंगे क्या उनकी बातचीत हुई है खान साहब से। तो सुहेल साहब, पहले तो इस पे इस तरफ को बताएं कैसे देखते हैं, फिर अगली बातों में मिलिट्री कोर्ट्स वाले केस के ऊपर भी आते हैं। ये इंतहाई अहम है, ये पेशरफ्त बड़ी अहम है। इसलिए अहम होगी ये मुलाकात के ये उसके बाद पहली मुलाकात होगी। एग्जैक्टली। और इसमें जो चीज़ें सामने आएंगी, सबसे पहले तो पता चलेगा इमरान खान क्या सोच रहे हैं। पहले तो इमरान खान को अभी फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन भी तो कोई पहुंचाएगा ना, वहाँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। एग्जैक्टली, क्योंकि अभी तो उनको खाली इतना पता चला होगा कि जी ये मामला इस तरह है। तो अब एक तो उन्होंने 2-3 मामला थे। एक तो उन्होंने एज लीडर रिएक्ट करना है इस सारे इशू के ऊपर, जिस तरह से मुंतशिर किया गया फायरिंग सारे मामलात। दूसरा, उन्होंने एज बानी पीटीआई के लोगों से मुतालिक भी रिएक्ट करना है। बिल्कुल, क्योंकि इमरान खान ने वाजे किया था कि जो इस काल में नहीं निकलेगा वो पार्टी से जाएगा, और पूरी पंजाब की क़यादत नहीं निकली। बिल्कुल, पूरी पंजाब की क़यादत नहीं निकली। तो इसलिए अब ये बहुत बड़ा मसला बन चुका है उनके लिए। सलमान अकरम राजा सेक्रेटरी का ओहदा रखते थे, इस्लामाबाद तशरीफ़ नहीं लाए इस काल के लिए। हमाद अज़हर गायब रहे, बाकी लाहौर सारा मौजूद नहीं था। 80 के करीब अरकान पार्लियामेंट ब्लू एरिया में मौजूद नहीं थे जब रात को ऑपरेशन हो रहा था। अगर मौजूद होते ऑपरेशन ना हो पाता। बैरिस्टर गौहर अली खान वहाँ मौजूद नहीं थे, शेर अफजल मरवत हाज़िरी लगा के चले गए हुए थे। सिर्फ बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर और कारकुनान गंडापुर पर एतबार करने को तैयार नहीं थे, और गंडापुर को उनसे कम्युनिकेट करने में मसला हो रहा था। जब ये सारा हुआ उस वक्त मुंतशिर बैठे हुए थे लोग, किसी एक जगह तो कोई पिंडाल भी नहीं था। बिल्कुल, तो उनको तो मुंतशिर करना मज़ीद आसान था। ठीक है। और मैं आपको एक और बात बताऊं, अगर ये फाइनल ऑपरेशन ना होता, वो जा रहे थे। ये मैं आज पहली बार आपके सामने बात कर रहा हूँ। अगर ये ऑपरेशन ना होता, वो जा रहे थे। वो सेंटोरस के पुल के नीचे पहले ही पहुंच चुके थे। गंडापुर साहब उनको कन्विंस कर रहे थे कि फ़िलहाल आज के लिए इसको हम दोबारा, वो ये नहीं कह रहे थे कि ख़त्म। वो वहाँ से जाना चाहते थे उस वक्त। उसकी वजह उनकी ये थी कि जो बंदा उनसे मैसेज लेके आया था उस वक्त में वहाँ मौजूद था। कारकुनान के बीच जो बंदा आया हुआ था, कोयटा से उसका ताल्लुक़ था, वो आगे कह रहा था कि यार आप बेवकूफ़ ना बनो, अंधेरा है, हमें नहीं पता पुलिस कौन कौन सी छत के ऊपर मौजूद है, कहाँ कहाँ वो खड़े हैं इस वक्त, उनकी पोजीशन क्या है, और ऑपरेशन हो चुका है, दोबारा भी हो सकता है, तो आप इस वक्त चलें। कारकुनान हाथों में हाथ डाल के जंजीर बना के सड़क पर बैठ गए कि हम तो गुजरने नहीं देंगे। उस वक्त वहाँ पे सारा जो तनाज़ा चल रहा था ना, उसमें गवर्नमेंट मुतालबात ये कहीं नहीं थे। तनाज़ा आखिरी आधा घंटा ये चल रहा था जी कि हमने करना क्या है। ठीक है। और गंडापुर साहब को लोग गेट भी नहीं खोलने दे रहे थे। ठीक है। फिर उन्होंने बंदा भेजा यार कि आप समझो तो सही मैं क्या कह रहा हूँ। सफ़ेद शलवार कमीज़ में वो बंदा था, खूबसूरत बाल बने हुए, कोयटा का कोई थोड़ा जिम्मेदार कारकुन था। अच्छा। उसने आके पश्तो वालों को पश्तो में, उर्दू वालों को उर्दू में, उसने हर लैंग्वेज में समझाया कि यार सिचुएशन समझो।
जो बात वो कह रहे हैं हमारे साथ बड़ा इस वक्त वही है, बिल्कुल कोई भी नहीं है। और बड़े की बात तो माननी चाहिए, माननी पड़ेगी हमें, उसे जो चीज़ें पता है आप एक दफ़ा असेंबल हो जाएं। उन्होंने कहा अच्छा जी ले आए गंडापुर साहब को। अब गंडापुर साहब ने आना था, सेंटोरस का जो पुल है उसके नीचे बैठना था और ये चीज़ें एतमाद में लेना था और ये कहना था जी कि देखें आज के लिए हमने ये कर दिया है, हमारी कॉल जो है ना वो जारी सारी है, एक दिन में तो मुतालबात भी पूरे नहीं होते, मेरे पास ये इतलात हैं, कुछ चीज़ें हम कन्विंस कर सकते हैं, कुछ नहीं, हम थोड़ा पीछे चलते हैं, दोबारा असेंबल होंगे, कल फिर आएंगे, नेक्स्ट डे फिर वो पेशावर असम्बली का इजलास हो जाए, दिन को जो ऑपरेशन हुआ था उसके ऊपर बातें शुरू हो जाती, एक माहौल पूरा फैलाया जाता। पीछे हट के किसी जगह गंडापुर साहब को ये पता चल चुका था, गंडापुर साहब को ये पता चल चुका था कि ब्लू एरिया में जना एवेन्यू पे पंडाल नहीं बना सकते हम, हमें कहीं और जाना ही जाना है, दोबारा असेंबल होना है, हमने बाकी मुल्क से कारकुनान को लाना है, लीडर्स को लाना है, एक माहौल बनाना है। हाँ, वो जो दरिया में कश्तियां पार कर थे वो तो दरिया बुर्दी हो गए, तो वो भी शायद आ जाते फिर। पता है क्या वजह थी कि पहले बुशरा बीबी की जिद थी कि नहीं हमने जाना ही जाना है डीजो, जब आ चुकी थी तो देख के माहौल वो भी शायद कन्विंस गंडापुर साहब ने उनको कर लिया था, जब कंटेनर भी जल गया कि अब देखें हमने एक आपने कहा हाथ लगा लिया, लेकिन अब हमें स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी फिलहाल यहाँ से, और मुमकिन है कि वो फिर ऐसे ही वो डिस्पर्स होते होते पिछली बार की तरह ख़त्म हो जाता। ठीक है, तो उस वक्त तो वहाँ पे ये सिचुएशन चल रही थी। अब ये वो सारे हकाइक हैं जो इमरान खान तक पहुँचने हैं और उस पर इमरान खान का रिएक्शन आना है, बिल्कुल, कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। इसलिए ये मुलाकात बड़ी अहम है, लेकिन मुलाकात करने के लिए कौन जाएगा ये भी बड़ा अहम हो गया, क्योंकि पीटीआई के अंदर सारे लोग जो है ना बिखरे हुए हैं, इस वक्त कोई किसी पर ट्रस्ट करने को तैयार नहीं है। फैसल फरीद ऐसे में आगे जो कहेंगे उसको दो बंदे कहेंगे हमने काउंटर चेक करना है। फर्ज किया अभी फैसल फरीद आगे कहते हैं जी गौर साहब चेयरमैन नहीं रहे, इमरान खान ने कह दिया है, तो क्या आप समझते हैं सारे मान लेंगे? जिस तरह कल एक खबर चली फिर वापस हुई, तो ऐसी सिचुएशन बनी हुई है, इसलिए ये मुलाकात इंतहाई अहम है, इंतहाई अहम। लेकिन अब सिचुएशन ये है कि आप सिर्फ मिल बुखला सकते हैं या फैमिली सकती है, फैमिली के वारंट है वो पेशावर है। हाँ एग्जैक्टली, तो लेट्स सी कि खान साहब का मैसेज क्या बाहर आता है। दूसरा नाज़रीन, 6 दिसंबर को जैसे हमने पहले आपको बताया था कि सिंध और पेशावर हाई कोर्ट में जजेस की तकर्री के लिए एडिशनल जजेस की तैनाती के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास तलब है। उसी में अब एक सेकंड पोर्शन उस इजलास का आ रहा है, जिसमें जस्टिस शाहिद बिलाल हसन साहब के नाम पर गौर किया जाएगा जुडिशल कमीशन में, और उनकी शमूलियत होनी है आइनी बेंच में। लेकिन ये एक चीज़ है ना, चीफ जस्टिस इजलास तलब करते हुए 7 तजवीज़ दे रहे हैं एक नाम की, हाँ, वो आके कोई भी एक नाम और उठा लें, वो कहेंगे नहीं आपका नहीं, हम तो ये, तो चीफ जस्टिस क्या करेंगे? नहीं, अब चीफ जस्टिस मेरा ख्याल है आप तजवीज़ देके तो ये एक पॉइंट रखना चाह रहे हैं कि जरा वर्क करके देखते हैं क्या मेरी तजवीज़ भी कारामद है कि नहीं। पहले तो ये मुझे बताएं कि ये आपको कन्फर्म है कि तजवीज़ चीफ जस्टिस की है? हो सके तो 3 रुकनी कमेटी बैठी है उन्होंने कहा हो कि जिसको कर दें। हाँ ये भी है, क्योंकि अब नए रूल्स के तहत जो नया जो आईन बना है 26वीं तरमीम हुई है, उसके बाद तो कोई भी बंदा नॉमिनेट कर सकता है, कोई भी तजवीज़ कर सकता है नाम, खाली पहले तो चीफ जस्टिस। लेकिन मैं आपको बताऊं, अच्छा इसकी वजह ये नाज़रीन शाहिद बिलाल हसन साहब की कि जस्टिस आयशा मलिक साहिबा, जैसे हम सबको पता है कि फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल पहले कलअदम करार दे चुकी हैं, और वो मुकदमा अब समाअत के लिए मुकर्रर करना है, क्योंकि शायद अदलिया को लगता है कि अब टाइम आ गया उस मुकदमे को फिक्स करने का। इसलिए आयशा मलिक साहिबा 7 मेंबर बेंच में तो नहीं बैठ सकती, क्योंकि उन्हीं के फैसले के खिलाफ अपील सुनी जानी है। लिहाजा एक जज और चाहिए था, जिसके लिए हम पहले आपको बता चुके हैं कि रुजू किया गया था जुडिशल कमीशन से 3 रुकनी जो जजेस का आइनी जजों की कमेटी है उसकी जानिब से, और अब आयशा मलिक साहिबा की जगह नॉमिनेट मुमकिन तौर पर शायद बिलाल हसन साहब होंगे। फिर अगले महीने यानी इस साल की आखिर पर कभी इम्कान है कि जो मुकदमा है सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल का वो समाअत के लिए फ़िक्स हो, और देखते हैं कि उसमें फिर सुप्रीम कोर्ट किस नतीजे पर पहुंचती है कि क्या सिविलियंस का ट्रायल फौजी अदालतों में हो सकता है या नहीं हो सकता, और जिनकी सज़ाएं हुई थी वो बरकरार रहती हैं या नहीं रहती। देखें ये टू अर्ली टू से कि ये लगेगा मुकदमा या डिसाइड होगा या किस तरफ ये मामला जाएगा, लेकिन आखिर तो लगना ही है, ठीक है, आखिर तो लगना ही है। और अब ATC से चूँकि 9 मई के फैसले भी आना शुरू हो चुके हैं, तो अब मेरा ख्याल है आहिस्ता आहिस्ता ये मामला इस तरफ जाएगा कि अब अगर इन लोगों के केस वापस आ भी जाते हैं कुछ के ATCs में तो चल भी पड़ेंगे। चीफ जस्टिस यही आफरीदी का एक मकसद तो यकीनन यही रहा होगा कि जब इन्होंने ATC जजेस के साथ मुलाकात की आते ही, तो उनको एक्टिव किया कि भाई आपकी कारकर्दगी पे सवाल है, और बिल्कुल था,
अब एटीसी के जज साहब कल बैठ के मतीउल्लाह जान का 2 दिन का रिमांड दे रहे हैं। देखते हुए एफिडेविट सामने आ गया कि भाई ऐसे नहीं हुआ। और उस जज को अपनी परफॉर्मेंस पे खुद गौर करना चाहिए कि जिसका रिमांड में अदालतें नहीं मुदाखलत करती, जिसका रिमांड हाई कोर्ट ने सस्पेंड कर दिया, उसको खुद सोचना चाहिए ना यार कि मतलब मैं क्या कर रहा हूं। और ये पहला जज नहीं जिसका सस्पेंड हुआ। हाँ, वो इस्लामाबाद की जज में से इस्लामाबाद हाई कोर्ट से सस्पेंड हो रही है। बहरहाल साथ ही ये खबर भी अब क्योंकि जिक्र हो गया तो शामिल कर रहे थे कि मतीउल्लाह जान साहब का जिस्मानी रिमांड हो गया सस्पेंड और वो अब जुडिशल तसव्वुर होंगे और आज ही उनकी बेल भी फाइल की जाने का इम्कान है। तो यानी कि बेल की दरख्वास्त फाइल होगी, उसके बाद हियरिंग गालिबन उसकी शायद कल हो जाए एटीसी में, और उसके बाद अगर नोटिस हुए तो मंडे तक मामला चला जाएगा। तो ऐन मुमकिन है कि मंडे तक मतीउल्लाह जान साहब मंडे की शाम तक रिहा होके हमारे दरमियान वापस मौजूद होंगे। नहीं, उम्मीद तो ये है कि अब जो जुडिशल पे है ना, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बाज़ इमरजेंसी केसेस सुनती है। आज अगर अप्लाई हो जाए तो कल वो बेल मिल भी सकती है। नहीं, पहले तो एटीसी में होगी ना। एटीसी भी तो सुनती हैं हफ्ते के दिन। अब तो रात को एटीसी बिल्कुल सुनती हैं। हाँ, अब तो रात को भी पिछली रात को रिमांड दिया इन्हीं जज साहब ने। जी रात 7:30 बजे पेश किया गया। साथ तफ्तीशी को शोकाज किया है कि जी आप बताएं क्यों आपने लेट क्यों पेश किए हैं बंदे 24 घंटे गुजरने के बाद। तो बहरहाल लेकिन और किसी मुलजिम का कोई वकील जो है ना वो पेश नहीं हो सका था, ज़ाहिर पता ही नहीं था कि क्या। एक और जज साहब जो आजम सवाती का रात को रिमांड देने का इल्ज़ाम था, जिस पर जज मियां गुल हसन रज़ी बहुत बरहम हो गए थे और अगले दिन उन्होंने फिर रिमार्क्स वापस भी लिए थे। तो उनके ऊपर भी यही था कि वो रात को दस्तयाब होते थे कि जी दे दें रिमांड। बहरहाल पता नहीं, ये अब वो बेहतर बता सकते हैं। अदालतें में ऐसे 24 घंटे काम करती हैं। आपको याद है जब बंदियाल साहब पे तनकीद होती थी 12 बजे अदालत खोलने में, तब उन्होंने ये बात कही थी, हम तो 24 घंटे काम करते हैं। हाँ, वो भी 24 घंटे काम करते थे। जब ज़रूरत पड़े तो सब 24 घंटे काम करते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं। काजी फाइज साहब ने 24 घंटे काम किया था 13 जनवरी को रात 12 बजे जाके, जब पूरा इलेक्शन कमीशन का टाइम ख़त्म हुआ ना इंतखाबी निशानात लाट करने का, तो उन्होंने केस निपटाते हुए पीटीआई का जो है ना इंट्रा पार्टी इलेक्शन कलअदम करार दिया था। तो इसीलिए बल्ला छीना था ना सर आपने। फिर उसके बाद कौन सी तारीख थी कि जिसमें वो जाके बल्ला लेते या दोबारा इलेक्शन करा लेते वो पार्टी के, जो आपका मौक़िफ़ है जी कि 8 फरवरी तक आप दोबारा करवा लेते, इलेक्शन शेड्यूल आगे करते, आप तो करने नहीं दे रहे थे। आप तो कहते थे कि ये बात ही नहीं करनी आपने तो खाली इलेक्शन शेड्यूल के मुताबिक उस दिन आखिरी दिन था जब हफ्ते के दिन आपने यहाँ कोर्ट लगा मारी थी, इसलिए अब ये बात आपका पीछा करेगी ताकि हम जुडिशियल ऑर्डर सस्पेंड करके हमारे बाद और लोग करेंगे। ठीक है, अल्ताफ जुडिशियल ऑर्डर सस्पेंड करके नाज़रीन जो था उमैर नियाज़ी साहब को कंटेम्प्ट का नोटिस जारी किया था कि तुम्हारी जरूरत क्या हुई, तुम पिटीशन दायर करो। यार मतलब अलमान अल हफीज़। नाज़रीन साहब कोई चीज़ ऐड करेंगे? ये मेरा ख्याल है काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़।